आपका तर्क आईएएस पीसीएस चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे पीटी 365 के लेक्चर 2 पे। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में अपनी बात की है कि कैसे कैसे हमने मनी सप्लाई को मार्केट के साथ लिंक किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक किया है और कैसे ये सब लिंक है कैपिटल रिजर्व रेशियो मतलब कैश रिजर्व रेशियो से, रिवर्स रेपो रेट से और बैंक रेट से। ये कल ही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आज हम बात करेंगे वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, कैसे ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होती है और कैसे आरबीआई इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताती है। दूसरा था रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है और इसमें क्या चीजें रिवाइज की गई है आरबीआई की तरफ से, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस रहेगी और मेरा इकोनॉमिक ऑप्शनल होने की वजह से मैं आपको इसके अंदर एक बहुत अच्छे से कीवर्ड भी डाल के आपको अच्छे से समझा भी रहा हूँ। तो मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में जैसे कि मैंने बता चुका हूँ पहले ये लेक्चर में मेरा 300 प्लस आ चुका है, तो जिसके वजह से मैं आपको इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से एक इनपुट दूंगा। मीबोर क्यों आरबीआई मीबोर की तरफ प्रेशराइज करती है रादर देन लिबोर की तरफ से, तो मैं ऐसे कुछ एनालिटिक पॉइंट बताऊंगा जो इसमें कवर नहीं है पीटी 365 में, मगर आपको उसके ऊपर से बहुत अच्छे से आउटपुट भी मिल जाएगा। ठीक है, बोलने से ज्यादा अच्छा है मैं स्टार्ट करता हूं तो आपको भी समझ में आएगा। तो देखिए, वेरिएबल जो रेपो रेट होता है ये मार्केट डिटरमाइन करता है। मार्केट कौन होता है? आरबीआई क्या करेगी, बिड निकालेगी एक पर्टिकुलर अमाउंट का कि भाई मैं इतना अमाउंट देने वाली हूँ, जो आना है जिसको आना है वो आ जाए। अब कोई बैंक आके बोलेगी भाई मैं इतना परसेंट देने के लिए राजी हूँ, आरबीआई बोलेगा ठीक है। कोई दूसरी बैंक देना चाहती है, दूसरी बैंक बोलेगी ठीक है मैं इससे थोड़ा और ज्यादा देना चाहती हूँ, जो ज्यादा देगा उसको आरबीआई बोलेगी भाई ले लो। अब ले तो लिया, अब उसके बाद क्या होता है कि ये मार्केट के ऊपर डिटरमाइंड हो जाता है कि मार्केट डिटरमाइन करेगा कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। आरबीआई नहीं करेगी, मार्केट करेगा। तो कभी कभार ये रेपो रेट से कम भी होता है, कभी कभार रेपो रेट से ज्यादा भी होता है। ठीक है, तो बैंक तब प्रिफर करती है जब रेपो रेट ज्यादा होगा अब मगर वेरिएबल रेपो रेट कम होगा, तो वेरिएबल रेपो रेट बाय कर लेती है और उसके बाद उसको मार्केट में अपने तरीके से पैसे को मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। अब बात है ये कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होता है कि एक वेरिएबल रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म रेट होता है, ठीक है, जिसको आरबीआई इंट्रोड्यूस करती है। तो इंटरेस्ट रेट होता है जो डिटरमाइंड होता है ऑक्शन प्रोसेस से, जैसे मैंने आपको बताया। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए इंश्योर होती है क्योंकि वो मार्केट के बेस पे होता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। अगर इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो मार्केट, और ऑब्वियसली मार्केट यही करेगा कि कंट्रोल करने का काम करेगा इसको, तो कर रहा है। इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी इंश्योर करता है कि इन्फ्यूज करता है मनी जो इनडायरेक्टली, उससे क्या होता है इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज होगा मगर मनी सप्लाई भी इंक्रीज होता है। अब मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज होगा, अगर डिमांड इंक्रीज हुआ तो सप्लाई चेन मजबूत होगा, सप्लाई चेन इंक्रीज होने लग जाएगा तो प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज होने लग जाती है, जिसके वजह से इकोनॉमिक में ग्रोथ इंश्योर होने लग जाती है। समझ गए वेरिएबल रेपो रेट? बहुत इजीली समझा दिया आपको। अब इसके अंदर देखते हैं वेरिएबल रेपो रेट में क्या किया गया। देखिए, आरबीआई इंजेक्ट किए कितना 25,000 करोड़ थ्रू वेरिएबल रेपो रेट पे। समझ गया वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है? क्या पीरियड होता है इसका? 1 to 14 डेज के लिए रहता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स ये रहता है क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना। अब ये क्या कहता है, मार्केट डिटरमाइंड रेट होता है, जनरली लोअर देन द रेपो रेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया जब भी ये रेपो रेट से लोअर रहेगा और ये तुरंत सब बैंक बाय कर लेती है। ठीक है, जैसे ही ये रेपो रेट से आगे निकल जाएगा तो गवर्नमेंट इसको देना भी, रिटर्न भी चालू कर देती है, तो बैंक आरबीआई इसी में कमाना चालू कर देता है। आरबीआई अब कैसे कमाता है, अब इसके बारे में आपको मैं आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आरबीआई कैसे कमा रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल रेपो रेट अपना इस तरीके से काम करता है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, जैसे बता चुका हूं मैं। कंडक्ट एंड एब्जॉर्ब करता है, एक्सेस लिक्विडिटी जितनी भी रहेगी प्रोवाइड भी करेगा, तो बाद में जब रिटर्न करेंगे तो एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में काफी मदद भी मिल जाती है। समझ गए, बहुत इजीली समझाया। अब देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1972 को। कौन सी दो कमेटी थी जिसके बारे में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में हर बार बात की है? तो एक है गाडगिल कमेटी और एक है घोष कमेटी। ये दो कमेटी थी जिन्होंने हर बार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए बोला है। क्यों बोला है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में इतना क्यों बात कर रही है ये दोनों कमेटी, या गवर्नमेंट क्यों इतना पुश करना भी चाह रही है? देखिए, इसके नाम से जैसे आपको पता चला है, प्रायोरिटी है, सेक्टर है, लैंडिंग है, और ये एक नॉर्म्स है। नॉर्म्स मतलब हर बैंक को, या कोई फॉरेन बैंक हो या डोमेस्टिक बैंक हो या कमर्शियल अदर बैंक हो, उनको ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी। इससे क्या होता है कि अब सपोज कि मैंने आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग वाला लॉजिक अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, अब डेवलप तो हो ही गया, अर्बन एरिया में ऑलरेडी हर एक पर पर्सन के पास लोन अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वही रूरल एरिया में लोन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की है, ताकि रूरल एरिया में भी इकोनॉमिक बूस्ट हो एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया में।
अब आप ये सोचिए कि रूरल एरिया में कोई बैंक से पैसा उठाता है तो वो मेनली इस चीज के ऊपर फोकस करेगा कि मेरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो, ना कि वो ये सोचेगा कि मैं कार कैसे लूं। अगर उसने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को इंक्रीज किया सपोज, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फिर अब बाकी लोग जितने भी है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने में, बूस्ट करने में मार्केट को मदद करेंगे, जिससे इकोनॉमी का एक बहुत ग्रेट साइकिल चालू हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए काम करता है। एमएसएमई सेक्टर में सब सेक्टर जो होती है, एससी एसटी हो गई, वुमेन्स हो गई, इनके ऊपर भी प्रायोरिटी रखता है। इससे भी सेम चीज है, जो वुमेन्स है आजकल वो डेवलप होने लगी है। जैसे कि निर्मला सीतारमन जी ने लखपति दीदी बोला गया है उनको। कोई मुझे ये बताइए कि लखपति दीदी क्या है, ये स्कीम क्या है और इसमें क्या चीजें इंश्योर की गई है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अब लखपति दीदी का जो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि कैसे आपने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एसएसजी के थ्रू पे। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का सबसे प्रायोरिटी काम यही रहता है कि मार्केट को बूस्ट करे थ्रू मनी सप्लाई और थ्रू इन्वेस्टमेंट के थ्रू में। ठीक है, अब मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, अब इसके बारे में हम एडवांस में कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक गाइडलाइंस है, प्रमोट स्मॉल लोन, जितने भी लोन छोटे छोटे होते हैं उनके ऊपर से किया है, किनको किनको देगी। अब ये सबसे पहला इनको डिवाइड किया गया था। फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर लोन उनको दिया जाएगा जो लोन अवेलेबिलिटी जो जहाँ पे कम होती है मतलब है जहाँ पे पर पर्सन 9,000 पर पर्सन मिल रहा है लोन। हमारे अर्बन एरिया में 42,000 तक मिल जाता है, लेकिन रूरल एरिया में बहुत इजीली लोन नहीं मिल पाता है। क्योंकि उनको ये लगता है कि लोन का रिटर्न बहुत स्लो होगा, बैंक को लगता है मतलब लोन देने में ये अनकैपेबल है किसान होंगे, तो कोलेट्रल के हिसाब से भी कुछ नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए वहां पे लोन अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने यही काम किया है कि ज्यादातर लोन प्रोवाइड रूरल एरिया में करवाया जाए, स्पेशली वहां पे जहां पे 9,000 पर पर्सन लोन अवेलेबल है, मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, सॉरी। तो इस चीज के ऊपर आरबीआई ने ध्यान देके अपने निकाला है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके ऊपर ही। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कंसीडर करती है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। तो इससे क्या होता है, एक कंट्री का डेवलप होता है, ना तो एक पर्टिकुलर एरिया का। अगर आपने रूरल एरिया को फोकस में रखा तो पूरे कंट्री का होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का 60% अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन कहाँ स्टे करती है, रूरल एरिया में स्टे करती है। तो जिसके वजह से इस चीज को फोकस में रखा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है, ठीक है, अब देखिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। मैं इसके बारे में और अच्छे से आपको डिटेल में भी समझाता हूँ। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का सबसे जो बड़ा जो मेन मोटिव है वो डेवलप करना होता है किसी कंट्री को। ठीक है, तो डेवलप करेगी। ये वनरेबल सेक्शन जो होते हैं सोसाइटीज को, या अंडर डेवलप्ड एरिया होती है, वहां पे सबसे ज्यादा फोकस करेगी। एक पीएसएल सर्टिफिकेट इशू करती है, बैंक को करती है। पीएसएल सर्टिफिकेट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, जिसके थ्रू पे बैंक की एक एनालिसिस की जाती है कि कौन सी बैंक एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को अच्छे से एनफोर्स कर रही है। इससे उनको लोन लेने में मदद पड़ती है किसी बैंक को, अगर वो ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू पे इंक्रीज हो गई तो। ठीक है, समझ में आया। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, तो सबसे पहली कैटेगरीज है जैसे एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है एंड अदर्स है। अब आप ये चीजें सोचिए, सिर्फ आप बैठ के इतना सोचिए जो आपके रूरल एरियाज में चल रही होगी, बस उस चीजों को सोचिए और वहीं पे इसको पुट कर दीजिए, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फार्मर्स, अब इसके सबसेक्शन भी होते हैं। तो फार्मर्स को कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कर रही है, एससी को कर रही है, एसटी को कर रही है और पर्सन विथ डिसेबिलिटी को कर रही है। तो सब सेक्शन को भी पोर्शंस को कवर कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इसके थ्रू पे एक कंट्री का डेवलपमेंट इंश्योर हो पाए। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग है फॉर्मुलाइज जैसे मैंने बताया था आपको 1972 में हो गया था, जो यहाँ पे भी बताया। ये एक ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, पीएसएल सर्टिफिकेट, एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट होता है जो भी एक बैंक दूसरे बैंक को कर सकती है। तो बैंक जो भी अचीव करती है उसके थ्रू पे अपने परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, उसके ऊपर से पूरा काम करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम कि किनको किनको ये टारगेट बोला गया है। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ टेबल बनाया, बड़ा अच्छा टेबल बनाया, बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है।
और कुछ चीजें नहीं थी तो मैंने उसको अच्छे से समझा भी दिया। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? देखिए बहुत ध्यान से देखना है, बहुत बहुत सोचने वाली चीज है। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ये होता है, पहले देखो बैंक कमाने के दो तरीके होते हैं बैंक के पास। पहला तो वो आपको लोन दे रही है, दूसरा वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है? जो नॉन एसएलआर बॉन्ड्स होते हैं। नॉन एसएलआर बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो 15 साल के अंदर होते हैं और वो हाई रिस्क पे होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इससे भी अपने पैसे कमाती है और लोन से भी कमाती है। ठीक है, तो उनके कमाने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत अलग अलग है। अब देखिए एसएलआर जैसा आपको पता है कि आरबीआई डिसाइड करती है कि 18% एसएलआर में दे दियो, उस 18% एसएलआर को ही सिर्फ बैंक यूज कर सकती है, इसके आगे नहीं। अब नॉन एसएलआर बॉन्ड होते हैं जिसमें एसएलआर को कवर ना करते हुए आरबीआई कोई भी बैंक अपने आप से और अच्छे से पैसा जनरेट करती है अलग तरीके से, और वो फिर सेल करवाती है थ्रू द मार्केट में एक बॉन्ड के थ्रू पे। तो वो बॉन्ड जो पूरा मेनली होता है वो अपने एक इकोनॉमिक के बेस पे होता है और अपनी बैंकिंग के परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। हाई रिस्क होता है, क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन करता है ना कि आपने उन चीजों को दिया है पैसा या वहां से पैसा उठाया है जहां पे वो कंपनी आपको धोखा देके भाग भी सकती है। तो एएनबीसी के ऊपर नोटिस करते हुए ये पूरा करा जाता है काम। ठीक है, दूसरा होता है अपना दूसरा होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये क्या होता है? देखिए बहुत इजीली समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सपोज आपको एक कार लेनी है, उस कार की कीमत है 10 लाख। ओके, आप एक पर्सन हो, आप ये सोचोगे मुझे अब ये कार लेनी है 10 लाख, आपने सोचा और आप ये सोचोगे कि अब मैं इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, कुछ महीने बाद मैं इसको आके लूंगा और मैं अपने लोन का अरेंजमेंट करता हूँ। अपने लोन का अरेंजमेंट करने के लिए गया, अपने अपने दिमाग में रखा, तो अब ये 10 लाख क्या हो गया? आपका नेशनल अमाउंट हो गया कि भाई मेरे को इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अब क्रेडिट कन्वर्जन फंड होगा, ये एक्चुअल बताएगी कि आप कितना लोन ले सकते हो। अब आपको कुछ महीने का टाइम मिल गया, अब आपने बोला कि मुझे 10 लाख नहीं लेना है, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपया लोन लेना है। ठीक है, अभी आपका 4 लाख हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपने 40% का लोन ले लिया या 50% का, सपोज आप 5 लाख ले लीजिए, 50% का आपने लोन ले लिया। उस 50% का जो लोन है ये आपका हो जाएगा क्रेडिट कन्वर्जन फंड हो गया। ठीक है, अब क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट होता है। क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट क्या होता है? जो नेशनल अमाउंट इनटू क्रेडिट कन्वर्जन फंड होता है। मतलब क्रेडिट कन्वर्जन फंड मतलब आपका 50% आपने जो 10 लाख में से ले रहे थे, तो कितना हो गया? 10 लाख की आपकी कार होगी, 50% आपका क्रेडिट कन्वर्जन फंड हो गया, मतलब 10 लाख इंटू 50 ओपन 100, 5 लाख। तो आपको 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। समझ गए? तो ये जो 5 लाख आ रहा है ना, ये आपका ये हो गया CEOVE। ठीक है, जो ऑफ बैलेंस शीट में होता है, मतलब जो ऑन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ना हो, बैलेंस शीट के बाहर हो, वो आपके डिमांड पे डिटरमाइंड होता है। समझ गए ना? तो जो भी कंपनी या कंट्री या जो भी बैंक डिमांड करती है अपने ऑफ बैलेंस शीट को देख के कि मुझे ये चीजें लग सकती है, तो मैं इसके हिसाब से बैंक से ये लोन ले लेती हूँ। इसके बारे में पूरा ये बात किया गया। ठीक है, ये दो टर्म थे, बहुत टेक्निकल था, बहुत इजीली समझाया हूँ आपको। ठीक है, तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ये आपके अंदर पूरा काम किया और आपको ये अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के लिए क्या बोला है कि जो भी डोमेस्टिक बैंक्स होगी उनको ये काम दिया कि 40% एटलीस्ट, कम से कम 40% अपने शेयर का वो जो भी उनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होगा उसका वो इन्वेस्ट करेगी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में। सेम चीज फॉरेनर बैंक को भी बोला है, 20 ब्रांच जिनका लेस देन हो, 20 ब्रांच से ज्यादा होगा तो उनको 32% तक बोला है, जो इसके अंदर नहीं लिखा था मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। रीजनल रूरल बैंक को 75% एएनबीसी और सीओबी के बारे में बताया। ठीक है, ये टेबल आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया कैसे कैसे कौन कौन से सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर को मेनली फोकस में रखा जाता है, इसमें 18% पे एएनबीसी के ऊपर लिया जाता है, 7.5% एमएसएमई और अदर सेक्टर्स को भी लिया जाता है। आप इस टेबल को देख के अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको कीवर्ड में आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मीबोर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब एक डेरिवेटिव्स क्या होता है? सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि डेरिवेटिव होता है स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड हो गए, कमोडिटीज हो गए, करेंसीज हो गए, मार्केट एंटिटीज हो गए, जहां से आप लेन देन कर सकते हो, जहां से आप कुछ चीज बोरो भी कर सकते हो, तो कुछ चीज लोन भी किसी को लैंड भी कर सकते हो। तो ये आपकी एक डेरिवेटिव्स हो गए, मगर डेरिवेटिव्स के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। उस मीडियम्स को आप स्टॉक में बोल सकते हो, बॉन्ड्स में बोल सकते हो, कमोडिटीज में बोलते हो। ये आपका हो गया पूरा डेरिवेटिव्स।
क्या डेरिवेटिव्स और भी होते हैं? हाँ होते हैं, फ्यूचर्स में होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं, सरप्लस होते हैं। ये क्या, ये शेयर मार्केट से एक टर्म है। जिनको नहीं पता वो सर्च कर लेना, और जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब मीबोर क्या करता है? मीबोर का जो सबसे पहला ज्यादा काम होता है कि मीबोर 14 दिन या तो 1 मंथ या तो 3 मंथ के लिए आपको पैसा प्रोवाइड करता है। आपको मतलब बैंक को पैसा प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है? एक कंटीजेंसी फंड होता है। एक कंटीजेंसी फंड जैसा वर्क करता है, होता तो नहीं है मगर कंटीजेंसी फंड वर्क करता है। क्यों, कैसे वर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल, आज रात को बैंक को लग रहा है कि भाई मेरे पास सब पैसा खत्म हो गया, कल सुबह अगर कोई कस्टमर ज्यादा हो गया तो मैं कैसे पैसा दूंगा? तो वो रातों रात मीबोर के थ्रू पे पैसा मांग लेती है दूसरे बैंक से। तो दूसरा बैंक रातों रात उसको पैसा दे देता है। क्या ऐसे दे देगा? नहीं। इसका डेली रिकॉर्ड होता है। कौन रखता है डेली रिकॉर्ड? बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका डेली रिकॉर्ड करते हैं कैसे इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, कौन सी बैंक के अंदर ये पैसा देना ज्यादा सिक्योर है, उस चीज को भी एनालाइज करता रहेगा। इससे पता ये चलता है कि कौन सी एंटिटी कितनी ट्रस्टफुल है। तो मीबोर के थ्रू पे ये ऐसे वर्क करता है। तो मीबोर क्या करता है? आपके मार्केट कंडीशन को इंश्योर करता है, ओवरऑल लिक्विडिटी को इंश्योर करता है, और क्रेडिट कंडीशन को इंश्योर करता है। समझ गए कैसे करता है? तो इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, ओके, सॉरी। तो मीबोर इस तरीके से आपको कंट्रोल करके मिल जा रहा है कि कैसे कैसे ये आपको एक मनी सप्लाई कर रहा है बिटवीन द अपनी ही एक कंट्री में एक सिस्टम के थ्रू पे। ठीक है। अब इसके अंदर आपको यही चीजें समझाई गई है जो मैंने अभी आपको बता दिया। डेली इसका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बना रहे। तो अब आगे बात करें, इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम अ लंदन इंटर बैंक ऑफ ऑफर्ड रेट, जिसको लिबोर बोलते हैं। ठीक है। अब क्यों आरबीआई बोल रहा है कि लिबोर को हमें हटा के मीबोर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? पहली बात, क्यों बोलता है? तो इसमें सबसे बड़ी बात है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, सिक्योरिटी के लिए। जब आप मीबोर में ट्रेड करते हो तो आप अपनी खुद की करेंसी में करते हो, मतलब खुद के रूपी में करते हो। वहीं पे आप जब लिबोर में करते हो या तो पाउंड्स में करोगे या तो डॉलर में करोगे। तो वहां पे उनका बेनिफिट होगा, अपना तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। और दूसरा, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस फॉरेन में आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ की बैंक ने किसी फॉरेनर बैंक को दी और वो बैंक ही खत्म हो गई, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो लॉस हो गया। एक लॉस तो ये होगा, दूसरा लॉस करेंसी का लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आरबीआई बोलते हैं हमेशा के लिए कि जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो लिबोर में करें। लेकिन तब भी लिबोर में क्यों करते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से। बहुत सारी ऐसी फॉरेनर बैंक होती है जो लो इंटरेस्ट रेट पे देती है और बहुत ज्यादा सिक्योर भी होती है। इसके लिए हमारी बहुत सारी बैंक ज्यादातर लिबोर के थ्रू पे चली जाती है, ना कि मीबोर के थ्रू पे। ओवर टाइम के बाद धीरे धीरे आरबीआई ने अपनी इस चीजों को फोकस पे किया और मीबोर के ऊपर ज्यादा फोकस भी रखा। तो मीबोर किस तरीके से चलता है उसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक लैंड एंड बोरो फंड थ्रू द शॉर्ट टर्म लैंड्स के लिए करता है, तो उसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट। ठीक है, समझ गया आपको अच्छे से? बस इसी को धीरे से पढ़ लीजिए तो आपको सब में अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आरबीआई स्टैब्लिश करती है एक सिस्टम जिसको अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट बोलते हैं। ये क्या करता है? अलाउ करता है बैंक टू चूज अ रेट फ्रॉम अ बास्केट ऑफ करेंसी रादर देन द ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड्स में नहीं बोलेगा। क्यों? लीडर लिबोर को जैसा बोला वो इग्नोर करके मीबोर के थ्रू पे जाना चाह रहा है। समझ गए? अब लिबोर के अल्टरनेट कौन कौन से है देखे। सोफर है, मीबोर अभी आपने देख ही लिया है, शिबोर है। शिबोर क्या है? शंघाई अपना कुछ चाइना भी करता है, टोक्यो का भी है, जापान का भी खुद है टिबोर के नाम पे। तो ये सब चीजें हैं। अब फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? ये 2014 में एक कंपनी बनी है। कंपनी एक्ट के थ्रू पे बनी है जिसमें फिम्डा, फेडा और आईबीए, ये तीनों जन ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है। इन तीनों को क्या फुल फॉर्म है ये मैं बताते नहीं बैठूंगा, इसको चेक कर लेना। ठीक है ना, इतना ज्यादा भाई अपने पास भी टाइम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई सरप्लस हमारा लास्ट टॉपिक है, बस 5-6 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। आरबीआई सरप्लस जनरेट करती है बहुत सारे मीडियम के थ्रू पे। सबसे पहला मीडियम है रूपी, जो सिक्योरिटी होती है उसको जमा करके, या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, या मार्जिनल स्टेबिलिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए,
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एक तो होता है रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। इसके थ्रू पे आरबीआई कमाती है, ठीक है, कि भाई लैंड करेगी किसी बैंक को तो बोलेगी मैं इतना इंटरेस्ट रेट लूंगी, तो वो आपको एक लैंड प्रोवाइड कर दी, एक आपके लोन को प्रोवाइड कर दी है। दूसरा होता है एमएसएफ, ठीक है। एमएसएफ में क्या करती है, बोरो करती है फंड ओवरनाइट के लिए, इमरजेंसी फंड होती है, कंटीजेंसी फंड होती है, किसी को भी जरूरत होती है तो वो फंड दे देती है गवर्नमेंट वारंटी। तो वो क्या होता है, आपका नेट एंड डिमांड टाइम, जो भी आपका नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होती है उसका 1% देती है। मतलब रेपो रेट हो गया सपोज 6% प्लस 1%, तो टोटल हो गया 7%। तो आपको 7% पे एमएसएफ देगी। ये ओवरनाइट फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है, जब भी किसी बैंक को चाहिए रहता है। इसके थ्रू पे गवर्नमेंट कमाती है, मतलब आरबीआई कमाती है, ठीक है। क्या आरबीआई इसकी और भी अलग तरीके से कमाती है? हाँ, और भी अलग तरीका है। देखिए और अलग तरीका क्या है, तो दूसरा एक तरीका है, ये रहा, करेंसी एंड गोल्ड रेवोल्यूशन अकाउंट होता है। गोल्ड को सेल करके, गोल्ड को स्टोर करके, गोल्ड को कहीं किसी कंट्री में पहुंचा के उसको भी इसी तरीके से एडवांस करती है, ठीक है। तो ये हो गया, सरप्लस कहाँ से जनरेट कर रही है आरबीआई, आपको ये पता चल गया। अब एक्सपेंडिचर भी तो होता है आरबीआई, कहाँ होता है, एक होता है कंटीजेंसी फंड। तो कंटीजेंसी फंड ये होता है कि कल को आरबीआई को कहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि आरबीआई को अपने अपने ही लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुरंत खरीदनी पड़ेगी या तो सेल करनी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज ही करनी पड़ जाती है। अगर सेल करेगा तो एब्जॉर्ब करने की तरीके रखेगा, तो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बराबर एक वैल्यू भी तो होनी चाहिए, तो वो कंटीजेंसी फंड के पास अपने पास रखता है ताकि कल को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है एसेट्स डेवलपमेंट फंड। एसेट्स डेवलपमेंट फंड मतलब कोई एसेट्स को बनाने के लिए डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे एसेट्स को मतलब होता है टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए वो क्या करेगा, इंप्रूव इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ताकि उसका एक हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म निकाल देगा, भाई उसको कैपिटल चाहिए, अच्छे सिस्टम को यूज करेगा, सिस्टम अपडेट करेगा, नोट की करेंसी में सिक्योरिटी बढ़ाएगा। तो ये सब क्या है, उसके एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, स्ट्रक्चर मजबूत करता है, इकोनॉमिक को मजबूती प्रदान करता है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के तौर पे अच्छे से बढ़ते रहे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आरबीआई ने इस तरीके से अपना पैसा कमाया और ट्रांसफर किया बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास। ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? ये रिकमेंडेशन की थी मालेगाम कमेटी ने, ठीक है। याद रखना, मालेगाम कमेटी ने बोला था कि जो भी आरबीआई का सरप्लस अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट के पास आना चाहिए और गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज करेगी एज अ फिस्कल पॉलिसी के थ्रू पे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई। अब इसके बारे में और भी कोई दूसरी कमेटी बैठी थी? हाँ, दूसरी कमेटी का नाम था बिमल जलान कमेटी। इसने भी एडवाइस दी कि जो भी सरप्लस होगा वो अमाउंट जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो जो अमाउंट होना चाहिए वो एक एंटिटी के तौर पे डिसाइड होनी चाहिए कि कितना अमाउंट जाएगा और कितने सरप्लस जाएगा, ताकि कंटीजेंसी फंड के पास भी कुछ अमाउंट बचे और एसेट्स डेवलपमेंट के पास होना, तो बैंक तो पूरा उठा लेगी, गवर्नमेंट तो पूरा उठा लेगी। तो इस चीज को नजर में रखते हुए इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पूरा एक मनी सप्लाई और आरबीआई के सरप्लस के बारे में अच्छे से समझा दिया। वे एंड मींस एडवांस स्कीम के बारे में बस मैं 1 मिनट लूंगा, ये बता दूंगा। ये 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ, नरसिम्हन कमेटी के एडवाइस पे आया था। रीपेबल विद इन 90 डेज, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उनका कैश मिस मैच होता रहे, इसके लिए इसको प्रोवाइड किया गया। बहुत सिंपल सा था, मैंने बता दिया। इसके अंदर 2 होते हैं वे एंड मींस एडवांस स्कीम में 2 होता है। पहला होता है नॉर्मल होता है, फिर स्पेशल होता है। नॉर्मल पहले, सबसे पहला किसी स्टेट को या सेंट्रल को नॉर्मल प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद स्पेशल प्रोवाइड। स्पेशल का जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल के इंटरेस्ट रेट से कम होगा। स्टेट और सेंट्रल दोनों को प्रोवाइड किया जाता है, यूटीज को भी प्रोवाइड किया जाता है। बस इस तरीके से अपने दिमाग में ध्यान रखना। इसी का दूसरा नाम है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ये सब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जाता है, कैश बैलेंस को मैच करने के लिए। कहाँ पे ये मेंशन है? आरबीआई एक्ट में 1934 के इंस्ट्रूमेंट है ये एक, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था इसको।
तो इस तरीके से पूरा काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही। आगे के लेक्चर में मैं अदर चीज़ें आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा, जैसे कि क्रेडिट डिपॉजिट क्या होता है। बहुत अच्छा कीवर्ड है और बहुत